नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल पर। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर्स में लाइव क्लास लेकर जो ये चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको फिनिश किया था हम लोगों ने। आज हम लोग रिकॉर्डेड क्लास लेकर के इसके क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं। बेटा, ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे करने के लिए, पर अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को पिछले लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप एक क्वेश्चन को कर लेते हो, छोटे से क्वेश्चन को टिक लगा लेते हो, तो आप 1 नंबर अचीव कर लेते हो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्नों में कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है। अगर आप लोगों को पता हो, मैंने आप लोगों को बताया था जो चौथा आवर्त होता है उसको 3D सीरीज के तत्व कहते हैं, और जो 5वां आवर्त होता है उसको 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं, और जो छठा आवर्त होता है उसको 5D श्रेणी के तत्व कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम बात करें 3D सीरीज के तत्वों की, तो 3D सीरीज के तत्वों की शुरुआत परमाणु क्रमांक 21 से होती है। अगर 4D सीरीज के तत्वों की बात करें तो उनके परमाणु क्रमांक 39 से, ठीक है ना, हाँ 39 से उनका तत्वों की शुरुआत होती है। और अगर हम लोग बात करें 5D सीरीज के तत्वों की, तो 5D सीरीज के तत्वों का परमाणु क्रमांक 57, फिर बीच में गैप क्यों, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज आ जाता है। फिर कहाँ से 72 परमाणु क्रमांक, हाँ परमाणु क्रमांक 72 से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद अगर हम 6D सीरीज के तत्वों की बात करते हैं तो उसमें एक्टिनाइड होता है। ठीक है, उसमें एक्टिनाइड होता है। फिर एक्टिनाइड जो होता है ना, उसका 79 परमाणु क्रमांक होता है। फिर उसके बाद 103 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बीच में जो आता है श्रेणी, उसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें बात यह है कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व कौन सा होना चाहिए। 4D श्रेणी का मतलब जो कि परमाणु क्रमांक कहाँ से शुरुआत होना चाहिए होता है भाई साहब, परमाणु क्रमांक 39 से। हाँ 39 से ही तो होता है। अब 39 से बात करो तो 39 के ऊपर कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए बी वाला है ना, ये सेकेंड नंबर का बी 47 आ रहा है ना, 39 के बाद ही है। अगर 57 की आप बात करते हो तो 57 वाला जो होता है ना, एक्टिनम का होता है। किसका होता है? एक्टिनम का होता है, जो कि 5D श्रेणी का होता है। कौन से होता है? 5D श्रेणी का होता है। और 37 तो 39 के बाद है। टी भी ये जो डी वाला है, डी, ये भी 39 के बाद ही है। तो भाई साहब ये तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा आपका बेटा? सेकेंड वाला होगा। अगर आपने क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड किया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल होगे। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। जब आप संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो लिखते क्या हो बेटा? आप लोग लिखते हो N S 1 2, अच्छा यहाँ पे हम 0 से कर देते हैं, 0 से लेकर के 2 तक, और यहाँ पे N-1D, N-1D 1 to 10 तक। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर तो N है, लास्ट वाला जो होता है वो N है। और N जो संख्या भी जितनी भी होगी, अगर D वाले में अगर आप उसमें भरना है तो उसी N में से एक माइनस कर देना, तब वो D वाले का एक ऑर्बिटल बन जाएगा कि कौन सा है, 5, जैसे 3D है कि 4D है कि 5D है। अगर 3D है तो यहाँ पे 4s होगा, अगर 4D है तो यहाँ तो 5s होगा, या अगर ये 5D है तो यहाँ पे 6s होगा। यानी कि s वाले की संख्या ज्यादा होती है और उससे n में से एक माइनस कर दोगे तो d वाला हो जाता है। ठीक है बेटा, ये तो आपको मैंने बताया था। ठीक है कि नहीं? ठीक है ठीक है बेटा। हाँ, अब अगर हमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करनी है, किसी भी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना है, तो भाई यस वाले में से तो आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो +2 तक ही जाएगा। अगर आपको और अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके और अधिक प्लस में ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना है तो आपको डी वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो डी के लिए आप क्या लिखते हो? N-1D 1 to 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए N-S नो, N प्लस ये तो होता ही नहीं है, N-1D इलेक्ट्रॉन। हाँ ये बात सही है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है बेटा। कौन सा ऑप्शन सही है?
थर्ड वाला ऑप्शन सही है। मैंने आपको इसको प्रॉपरली आपको जो मैंने क्लास लिया था लाइव वाले उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया, जाके आप लोग उसमें देखिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी आप लोगों को मैंने सिखाया था। अब तीसरे नंबर की अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न संक्रमण धातु का कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है, ठीक है, ओके। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें लौह चुंबकीय गुण, यानी कि फेरस मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये सब होता है चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में, यानी कि पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, चुंबकीय पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, कौन सा कलर लिया जाए बेटा, येलो कलर लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है बोर्स मैग्नेट। क्या निकालना पड़ता है, बोर्स मैग्नेट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कलर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, दूसरा कलर लेते हैं बेटा, ब्लैक ही रहने देते, क्या दिक्कत है ब्लैक में। आइए, इसके लिए हमें बोर्स मैग्नेट निकालना पड़ता है म्यू, जो कि म्यू होता है अंडर रूट n इंटू n+2। अगर ये आप सॉल्व करते हो तो आपका बोर्स मैग्नेट आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, बोर्स मैग्नेट आ जाता है। अगर बोर्स मैग्नेट आ रहा है तो वो क्या है बेटा, वो क्या है बेटा, वो है चुंबकीय। कैसा गुण रखता है बेटा, चुंबकीय गुण रखता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आ जाइए जरा आगे बात करते हैं इसी में। अभी आप लोगों को ये फार्मूला समझ में नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कि n क्या है। n है कि उसके कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को n के जगह पे रख देना, आपका म्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, म्यू आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, किसका चेक किया जाए, हम लोग किसका चेक करें बेटा, किसका चेक करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड का पहले चेक करते हैं। और आपको पता होना चाहिए मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने आपको बताया था ठीक है। ट्रिक मैंने क्या बताया था, शक्तिवान करे मना, यानी कि स्कैंडियम का है 21, 22, 23, 24, मैंगनीज का कितना है, 24 है, ठीक है बेटा, ठीक है, 24 है, 21, 22, 23, 24 है। अगर आप 24 का करते हो तो अच्छा 24 का नहीं करना है हमें, 24 का नहीं करना है, ये तो इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। अभी तो देखो जरा, इसका ऑक्साइड भी बना है। ऑक्सीजन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इससे ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो एक ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 ऑक्सीजन टोटली कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 4 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 20, और 20 का आपको कर लेना है। अब यहां पे देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग देखते हैं, पता करते हैं कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं। क्या किया जाए कैसे करें, जगह नहीं है क्या यहाँ पे, अरे जगह की क्या बात है, हम इसको 60 में कर देते हैं। जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसके बाद होता है बेटा, हीलियम, नियॉन, 10 हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टन के बाद होगा, हाँ क्रिप्टन के बाद ही तो होगा। चलिए कि आर्गन के बाद 18 हो जाएगा, उसका 18 तक तो फिल करना है, फिर उसके बाद जो बचेगा, ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अच्छा आर्गन के बाद आ रहा है बेटा, आर्गन लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, 3d 1 to 10 4s 1 to 2, 3d 1 to 10 4s 1 to 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कर लेते हैं, 3d 1 4s 2, हाँ 4s 2। इसके पास तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी वाले से भी निकल जाएगा, इसके वाले से भी निकल जाएगा, तो भाई तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। और होना चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो हटाओ इसको, ये तो गलत है, ये वाला नहीं हो पाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं,
दूसरे की बात करते हैं। आप लोग इसी तरह से करो यार, टाइटेनियम ऑक्साइड की बात कर लो, टाइटेनियम के ऑक्साइड की बात कर लो, वेनेडियम ऑक्साइड की बात कर लो, फिर क्रोमियम ऑक्साइड की बात कर लो। ठीक है, इस तरह से आप लोग करते रहो साथ के साथ। और भी हम चीज़ों को चेक करते हैं। जगह कहाँ पे बनाए यार, बिना यहाँ पे लिख देते हैं। वेनेडियम का कितना होना चाहिए, शक्तिवान, यानी कि 22। 22 में अगर हम बात करें, इसमें 4 हटाएंगे तो इसके पास भी नहीं बचेगा डी वाले में। और क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम की बात करो तो क्रोमियम का कितना होता है, 23। हाँ, क्रोमियम का 23 होता है। शक्तिवान करे मना। अच्छा, इसका करके देखते हैं बेटा, इसका भी तो करके देखना पड़ेगा हम लोगों को। ऑक्सीजन का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा। क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 23। अगर हम 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो भाई पहले तो इसके पास हमें 4 इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा, बचेगा कितना, 18। और तो डी वाले में तो जाएगा नहीं यार, ये तो गलत है, गलत है यार, ये अजीब बात है। निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। धातु ऑक्साइड, ओके। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके पास, अच्छा 1 मिनट, धातु ऑक्साइड पूरे का लेते हैं ना बेटा। यहाँ पे अगर हम पूरे का देखने की बात करें, ऑक्सीजन को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। हाँ होता है भाई साहब, 8 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका तो होता है मैंगनीज का 24, 8 जोड़ दोगे 32 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जा रहा है यार। क्वेश्चन में मुझे डाउट है इसमें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है, धातु का ऑक्साइड लेना है मुझे। ठीक है, धातु ऑक्साइड ले लेते, एक बार धातु ऑक्साइड लेके चेक कर लेते हैं। इसको छोड़ने से अच्छा पहले निपटाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। क्रोमियम का चेक करो आप। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है एक शक्तिवान करे मना, यानी कि इसका होता है 23। ठीक है, 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। चलिए कोई बात नहीं, 8 होता है। ठीक है, कर लेते हैं। इसका अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका हो जाएगा कितना बेटा, 3D1 नहीं, 3D1 नहीं होगा, 3D1 इसका, फिर इसका हो जाता है 3D2, इसका हो जाएगा फिर 3D3, 3D3 4S2, 3D3 4S2 हो जाएगा। चलिए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 1S2, 2S2। ठीक है बेटा, फिर 2P4, 2P4। अच्छा, अगर इसके साथ जुड़ा है तो इसके डी वाले ऑर्बिटल की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके डी वाले ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, और इसका डी वाला ऑर्बिटल इसके पी वाले कक्षक से जुड़ेगा। आ जाइए जरा, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, 5। इसके डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इसके पी वाले में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरा नहीं लेगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन के लेन देन होगी ऑक्सीजन और इसके बीच में, तो उसका इलेक्ट्रॉन 2 आ पाएगा यहाँ पे, तो 2 भर देते हैं। ठीक है, कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा बेटा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, म्यू इसका निकाल लेते हैं। आइए जरा इसके म्यू को हम सॉल्व करते हैं। इसका म्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोर्स मैग्नेट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एन के जगह पर अगर हम 5 रखें, 5 अयुग्मित हैं, तो 5 × 5 + 2, 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10 करना, 5 2 7, 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 5 35। ठीक है बेटा, हाँ 35 आ रहा है इसका। तो जब भाई साहब इसका 35 आ रहा है तो इसका म्यू आएगा। आप लोग इसका म्यू बताइए, √35 का मान आप लोग लिखिए जरा फटाफट।
अंडर रूट 35 का मान आप लोग निकालिए, ये बोर्स मैग्नेट में आएगा। और जब इतना आ रहा है तो इसका बोर्स मैग्नेट जरूर आएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से 4th नंबर का। और आप लोग ये 3 ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन भरा गया, इनके ऑक्साइड का भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। इनके डी वाले इलेक्ट्रॉन डी वाले कक्षकों में भर दीजिएगा जहां तक भराएगा, फिर ऑक्सीजन वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिल करिएगा, ठीक है। आप लोग इतना कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए इसको। इसका आंसर है आपका डी वाला है। बाकी आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ऑक्साइड का कह रहा है, बाकी इन सब का होता तो अलग अलग होता। इसका तो सिंपलीफाई में हम लोग सॉल्व कर लेते, मैंगनीज का देता, टाइटेनियम का देता, वेनेडियम का देता, क्रोमियम का देता। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा, इसको हम कर लेते हैं क्लीन। आ जाइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील अवस्था नहीं दर्शाती है वह कौन सी है? परिवर्तनशील अवस्था नहीं दर्शाती है। परिवर्तनशील का मतलब ये होता है बेटा, परिवर्तनशील का मतलब ये होता है कि भाई अगर उसके पास डी वाले कक्षक में आंशिक भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है बेटा? आंशिक भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तभी वह किसी अन्य फॉर्म में भी परिवर्तित हो सकता है। तभी वह किसी अन्य फॉर्म में भी क्या हो सकता है बेटा? परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि ये अपना चुंबकीय गुण दर्शाएगा, और या फिर इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका गलनशीलता, जो इसको क्या कहते हो आप लोग, गलनांक कहते हो, कथनांक कहते हो, ज्यादा होगा। यानी कि मैंने, अगर आप लोगों ने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने ढेर सारी प्रॉपर्टी को, ढेर सारे गुणों को उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पे मैंने बताया था, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे मैंने बताया था, ठीक। आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात यह होती है कि किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वही परिवर्तनशील अवस्था में नहीं रहेगा। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखे हैं यार, टी अकेले कैसी बात कर दिए, कौन छपा? टी है, फिर वी है, हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। टाइटेनियम, इसको आप लोग समझ के चलिए, ये टी अकेले नहीं है, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करो, ठीक है बेटा। टाइटेनियम है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, हाँ टाइप करने में थोड़ा सा हो गया होगा। टाइटेनियम है, ये वेनेडियम है, आयरन है और जिंक है। इन सब का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, तो इनके कक्षक पूर्ण भरित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। पर जब आप जिंक का करते हो तो उसके कक्षक पूर्ण भरित हो जाते हैं। और जब भाई पूर्ण भरित है तो वो क्या, उसको क्या लेना देना किसी दुनियादारी से, है कि नहीं बेटा? वो परिवर्तन करेगा क्या अपने आप में? कोई भी चेंज नहीं करेगा। कलर शो करने की बात करोगे नहीं करेगा, उसका उच्च गलनांक क्वथनांक की बात करोगे नहीं करेगा, उसका बोर्स मैग्नेट की अगर बात करोगे तो वो भी नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? 4th वाला हो जाएगा, हाँ 4th वाला ही हो जाएगा। इस संक्रमण तत्व का घनत्व उच्चतम है। क्वेश्चन इस किस होना चाहिए ना, वो वाला किस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए किस संक्रमण तत्व का घनत्व क्या है बेटा? उच्चतम है। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए कि उसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसके पास मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नाभिकीय आवेश मैंने पढ़ाया था और एक प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाया था। अगर जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बात ये होती है बेटा कि आप लोग इसको देखिएगा, जो मैंने आपको नाभिकीय आवेश निकालने का तरीका बताया था ना, नाभिकीय आवेश आप लोग लेक्चर देखे होगे तो पक्का कर लोगे बेटा। नाभिकीय आवेश जिसका ज्यादा आएगा इन चारों में से, उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव, जिसको नाभिकीय आवेश कहते हो या जेड स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। यानी कि जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा, उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था, करिएगा ये क्वेश्चन आप लोग। ये मैं बता नहीं रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा, इसमें मैं बता नहीं रहा हूं कौन सा ऑप्शन होगा। ये कमेंट में जाकर के आप लोग बताइएगा कि सर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है
तो इसका नाभिकीय आवेश भाई ज़्यादा है, तो इसका घनत्व भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कि जो नाभिक का आवेश है वो ज़्यादा हो जाए, धन चार्ज ज़्यादा हो जाए तो कक्षकों को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा ना, मतलब साइज कम होगा, सिकुड़ेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग करिएगा बेटा ये चीज़ें। आइए आगे मूव करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रतिचुंबकी, ठीक है ना, अगर हमें प्रतिचुंबकी देखना है तो प्रतिचुंबकी का मतलब ये होता है कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय होगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने का मैंने आप लोगों को बताया, जैसे आपने करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर का कितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा, बताइए जरा, बताइए। हाँ 28 होता है, चलिए 28 लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉपर 2+ में है तो बचेगा कितना बेटा, बचेगा इसके पास 26। निकल का देखो, निकल का होगा 27, हाँ 27 होगा, निकल का परमाणु क्रमांक होगा 27, और निकल जो है +2 में है तो इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हाँ 25 हो जाएगा। 25 का करना, इसका 26 का करना। फिर उसके बाद किसकी बात करें, स्कैंडियम का। स्कैंडियम का होता है 21 है स्कैंडियम, और देखो जरा स्कैंडियम जो है +3 में है तो इसका कितना हो जाएगा, 18। हाँ भाई साहब 18 ही तो होगा यार, 18 का कर लेना। और इसकी बात करूं मैंगनीज, मैंगनीज की बात करूं, मैंगनीज का होता है 24 में, यहाँ पे देखो +2 में है तो कितना बचेगा, 22, तो 22 का कर लेना। और देखना कि किसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बोर्स मैग्नेट भी आएगा, है कि नहीं। बीएम जो म्यू निकालते हो, अच्छा फिर से एक फार्मूला लिख देते हैं वही वाला, नहीं तो कहोगे सर आप फार्मूला नहीं लिखे, पिछली स्लाइड में मैंने लिखा था म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। n जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। हाँ मैंने आपको पढ़ाया इसीलिए तो मैंने पूरा आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर कराया है। क्यों, क्योंकि आप लोग एबल हो जाओ क्वेश्चन करने में, किसी के भरोसे मत बैठो, ठीक है ना, आप लोगों के अंदर एबिलिटी आ जाए क्वेश्चन धड़ल्ले से करने की, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को चैप्टर प्रॉपरली पढ़ाया था, प्रॉपरली की बात करो कि पूरा मैंने पढ़ाया था, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसका भी ऑप्शन, मैंने सवाल करने का आपको ट्रिक बता दिया, मतलब कैसे किया जाएगा सवाल। आपको इसमें देखना है कि किसके पास संयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तभी वो अगर प्रतिचुंबकी की बात हो रही तो प्रतिचुंबकी का मतलब ये होता है, प्रतिचुंबकी का मतलब ये होता है कि वह चुंबकत्व का गुण दर्शाएगा, और चुंबकत्व का गुण वही दर्शाएगा जिसका म्यू होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और म्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। कह रहा है कि निम्न में से अनुचुंबकी, अनुचुंबकी का मतलब होता है डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन है, तो जिसका म्यू नहीं होगा भाई साहब, जिसका म्यू नहीं आएगा वही म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा इसको भी इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है बेटा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको करने की जरूरत नहीं। इस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होता है, आपको बताना है कि इसमें से किसका जलीय विलयन रंगहीन होगा। यहां भी तो वही बात है भाई साहब, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे डी वाले कक्षक में, ठीक है, तो उसके रंग दिखाई देंगे, यानी कि वो अपने रंग को शो करेगा, कलर उसका शो होगा। बाकी अगर जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर को नहीं शो करेगा, ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो इसमें से बताना है कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तो कलर दिखाएंगे, लेकिन आपको बताना है रंगहीन। तो भाई जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उनका बता देना कि इसका रंगहीन होगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के मुझसे पूछिएगा नहीं कैसे करते हैं, अरे भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालो, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरो। डी कक्षक में कितने का कक्षक होते हैं भाई साहब, 5 होते हैं।
तो 5 में अगर ऐसे ऐसे रहेगा तो भाई साहब मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर भरा रहेगा तो वो क्या है भाई साहब, सारे के सारे अयुग्मित हैं, चाहे जितना भी युग्मित है। अब यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि मैंने युग्मित, अरे उल्टा कर दे रहा हूँ क्या मैं, मान लीजिए कि मैंने कुछ युग्मित कर दिया, ऐसे था मैंने इसको कुछ युग्मित कर दिया कुछ इलेक्ट्रॉनों को, तो भाई साहब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब 3 बचे, है कि नहीं, है ना बेटा। हाँ आप लोग कर लोगे यार, इतना सिंपल सा है, नहीं करोगे तो कैसे करोगे, कैसे काम चलेगा। एक तो मेरी सर्दी पता नहीं कब जाएगी, मेरे मरने के बाद ही जाएगी क्या। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। क्या यार, वही सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन है, सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के पीछे पड़े हैं, है कि नहीं। क्या ही करें इसको, हटाओ। कर लोगे आप लोग, कर लोगे कि नहीं बेटा। जो जो कर लेगा वो कमेंट में कहेगा यस सर मैं इस क्वेश्चन को किया हूँ, और अपना आंसर भी बताएगा, ठीक है ना। मैंने करने का आपको तरीका बता दिया है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, जैसे आप एक आध एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको एक आध एग्जाम्पल करके दिखाते हैं बेटा। आइए जरा हम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, नहीं तो कहोगे सर आप एग्जाम्पल तो दिए नहीं। आयरन की बात कर लो, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, कितना होता है 26, पर यहाँ पे आयरन 2+ में है, तो आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा 24। अब आपको 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्या करना है बेटा 24 का, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालो, अभी आयन पे मत जाओ, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना कर पाओ, गड़बड़ हो जाए, ठीक है बेटा। पहले 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालते हैं, तो 26 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, पूरा करने की जरूरत तो है नहीं, तो करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, आर्गन के बाद क्या करेंगे बेटा, आर्गन के बाद करेंगे 3D, उसका तो कितना होता था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, उसका 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 नहीं 3D5 आता था 4s2, ठीक है 3D5 4s2, ठीक। फिर उसके बाद इसके बाद इसका नंबर आता था आयरन का, ओके आयरन का था, आयरन का होता है 26, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 3D5 4s1, 3D5 4s1 होगा। एक मिनट कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, अब सारे करने के चक्कर में हम सबका करने लगेंगे तो हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 3D5, तो वहाँ पे कितना बचेगा, नहीं 18 हो रहा है ना, 3D6 4s2, कितना हो गया बेटा 18 28 18 8 26, ठीक तो है। हाँ इतना हमको चाहिए था, सिर्फ इतने की ज़रूरत थी। अब 2 तो निकल गया, 2 बेटा क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि +2 में है, +2 में है तो 2 निकल गया यस वाले से, बचा क्या 3D6 बचा। अब 3D6 बच रहा है तो कक्षक बनाओ डी वाला, 5 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना। अब पाँचों में भर दो इलेक्ट्रॉन, सब में पहले एक एक ठो भरो, एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, सब में भर दिया, बचा कितना एक बचा, तो एक ठो युग्मित कर दो, हो गया। बचा कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने बेटा इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बाकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही है। पूरा मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई अगर जैसे हमको ना याद आए, किसी चीज को हमें ना याद आए कि ये पूरा मतलब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, शुरू से कर डालो यार, शुरू से कर डालो, सामान्य वाला यही तो है, आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्लोज हो जा। निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, इसमें से बताना है कि कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक का काम करता है। तो सीधी सीधी बात है, कैल्शियम तो करता नहीं है, कैल्शियम नहीं होता है उत्प्रेरक। और वैसे भी अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम है कौन से ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, इसको हटाओ। लेड की बात करोगे, पीबी की, किसकी बात करोगे बेटा, लेड की बात करोगे, तो लेड किस में आता है,
पी ब्लॉक में आता है, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं, हमें डी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वैसे भी आप यहाँ पे ध्यान दो। आयरन एक कैटलिस्ट होता है, क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक होता है। मैं बता दूं, मैं आपके सामने कैटलिस्ट लिख दे रहा हूं, कुछ उत्प्रेरकों के नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए और आपको पता ना हो तो आप लोग को क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाएगी। मैं उत्प्रेरक लिख दे रहा हूँ। आयरन होता है, निकल होता है उत्प्रेरक, ठीक है। मैंगनीज, मैंगनीज नहीं होता, आयरन, निकल, और कौन होता है बेटा? आयरन हो गया, निकल हो गया, और मैंगनीज भी उत्प्रेरक का काम करता है। चलिए, और कौन हो जाएगा बेटा? पैलेडियम, पीडी, प्लेटिनम, ठीक है। सिल्वर भी उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है बेटा। ये चीजें हैं, कुछ उत्प्रेरक मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए और आपको ना पता हो कौन से उत्प्रेरक का काम करेंगे, तो भाई अगर आप ये सारी चीजें देखे रहोगे ना तो इसमें से हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी दिए रहे तो कर लेना, टिक लगा देना, ठीक है बेटा। चलिए, कर लोगे? ओके। आइए, ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड वाला ऑप्शन है। ओके बेटा, चलिए आगे हम बात कर लें कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। भाई साहब, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो वो रंग देगा। क्या यार, अजीब क्वेश्चन है ना बेटा। कहोगे सर इतना आसान आसान क्वेश्चन, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी में बच्चे भौचक्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसीलिए राजीव क्वेश्चन बैंक आप सभी लोगों के लिए ये एफर्ट कर रहा है, अच्छे अच्छे टीचर ला रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि बच्चों को पूरे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाए और उसके क्वेश्चंस भी कराए जाए जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बेटा अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेस कर लीजिए, ऑनलाइन परचेस करो या फिर आप लोग मार्केट में जाके खरीद सकते हो। ऑनलाइन कैसे ले सकते हो भाई? जो वीडियो चल रहा है ना इसके नीचे लिंक दिया गया है कमेंट में, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप वहाँ पे टाइप करोगे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट का राजीव क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ऑनलाइन सारी चीज़ों पे दिया जा रहा है, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन है, सारी चीज़ों पर आपका मिल रहा है, ठीक है बेटा। और वैसे भी आप लोग बाजार तो जाते ही होगे, खरीद लेना वहाँ से भी। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलित किया जाता है तब क्या बनता है बेटा? कर लेते हैं, गलाते हैं। आइए जरा, किसके साथ करना है? MnO2 के साथ हमें किसको करना है? पोटेशियम ऑक्साइड को। इसको जब गलित करने का मतलब इसका हम एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हम इसको मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? हम कर रहे हैं मिक्स। जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनेगा बेटा? पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, तो बनेगा क्या? पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, KMnO3 बनेगा। पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। एडिशन रिएक्शन है ये, संयोजन क्रिया है, डी नंबर। ओ, सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका है, थर्ड नंबर का, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। यार मेरा जुकाम पता नहीं कब ठीक होगा। निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व कौन सा है? बताइएगा आप लोग। लैंथेनाइड का मतलब ये होता है बेटा, लैंथेनाइड का मतलब ये होता है, लैंथेनाइड सीरीज मैंने आपको बताया था कि लैंथेनम के बाद, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57। अब 57 के बाद जब 58 की आप बात करोगे, 58 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक लैंथेनाइड सीरीज के तत्व होते हैं। कहाँ से? 58 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक कहाँ तक होते हैं बेटा? लैंथेनाइड सीरीज के होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्टिनम, तो ये तो है ही नहीं है बेटा। आप रेडियम, इन सारी चीजों की बात करो। अच्छा, आप लैंथेनाइड सीरीज के तत्व की जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, निमोनिक्स बताया था, उसका बात करो। क्या होता है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तब यूं गदगद, तब गदगद दिल यूं हुआ, तब गदगद यूं दिल हुआ, यार तुम ये भी ले लो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, कौन कौन आ रहा है सीने पर? सेलेनियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेलेनियम आ रहा है तो भाई इसको लिख दो।
सेलेनियम कह रहा हूँ, सीरियम आ रहा है तो इसको लिख दो बेटा आप लोग, ठीक है। हाँ सीरियम आ रहा है तो इसको लिख दो, लैंथेनाइड तत्व है ये। सीरियम जो है ना किसका है, लैंथेनाइड सीरीज का तत्व है, ठीक है ना। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 58 होता है, होता है 58, 58 होता है। बाकी और किसकी बात करनी है भाई साहब, ये सब तो भी नहीं करते। चलिए यहाँ मैंने करा दिया आप लोगों को, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है बेटा। ओके सर, ठीक है। अच्छा देखते हूँ एक बार, चलिए आ जाइए कर लेते हैं। 5-10 मिनट आप लोग कर लीजिए बेटा। सीरियम परमाणु क्रमांक 58, +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी क्यों होती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज अस्थायी हो जा रहा है तो वह अपना अर्धभरित या पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवस्था में होता है। अर्धभरित कक्षक होंगे या पूर्ण भरित कक्षक होंगे, अर्धभरित कक्षक होंगे या पूर्ण भरित कक्षक होंगे, तब वो क्या होते हैं भाई साहब, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और कब तुमको पता चलेगा कि अर्धभरित कक्षक है उसके पास या पूर्ण भरित कक्षक है, तब आप जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तब आपको पता चल जाएगा। देखो कहानी में क्या लिखा है, उत्तर वही मतलब सीरियम में उपकोषों का ऊर्जा क्रम 4f कम होता है 5d से होता है, जिसके कारण 4f उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्रमशः एक एक करके मुक्त होकर 6s के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ +3 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ले लेते हैं, ठीक है। अब जो +3 और +4 में जाएंगे तो भाई साहब इनके पास क्या हो जाएगा, इनके पास हो जाएगा अर्धभरित अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अर्धभरित कक्षक वाले अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हो जाता है तो भाई सब अस्थायी है, अर्धभरित हो चाहे पूर्ण भरित हो, अर्धभरित हो चाहे पूर्ण भरित हो, दोनों अवस्था में ये अस्थायी होते हैं। किसी के कक्षक अर्धभरित है फिर भी अस्थायी है, किसी के कक्षक पूर्ण भरित है फिर भी अस्थायी है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी, आप लोग क्लास प्रॉपरली अटेंड किया करो बेटा, ठीक है। चलिए मैंगनीज, अच्छा कोई धातु आपको दिया गया +2 आयन है इसका और परमाणु क्रमांक उसका है 27, ठीक। इसकी चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है, क्या करनी है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू की गणना करनी है। म्यू निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जब आप 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, 27 का करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2, अरे इधर नहीं लिखते जगह नहीं है, कम है, यहीं लिख देते हैं। क्या हुआ, 27 का आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3p6 कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 2 2 4 6 10 2 18 10 2 18 10 2 12 6 18, चलिए 18 हो गया। चलिए 3d बच कितना रहा है, 27 में अभी बच रहा है आपका, कितना बच रहा है, बच कितना रहा है 27 में 2 9 बच रहा है, 9 बच रहा है तो हम कितना कर देंगे, उसमें 2 भर देंगे तो उधर कितना भर देंगे बेटा, 7 भर देंगे। 3d7 4s2 3d7 4s2। अब जब भाई साहब इसमें कह रहा है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो 2 हटा दो, बचेगा कितना 3d में, 3d वाले में कितना बचेगा, डी वाला कक्षक बनाओ ऐसे 5 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 में 7 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 5 भर गया, 2 भर दो, 2 कक्षक युग्मित कर दो, ये तो युग्मित है इनकी कोई बात ही नहीं होगी। तो बचे कितने, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कितने बचे बेटा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इंटू क्या करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 + 2 5 5 3 15, और 15 का तुम लोग निकालोगे, 15 का निकालोगे क्या करोगे बेटा, 15 का निकालोगे अंडर रूट करोगे तो 15 का कितना हो जाएगा बेटा 3.87 ऐसे कुछ होता है, आप लोग कर लीजिएगा निकालने, तो आप लोगों को पता ही है। बोर्स मैग्नेट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है बेटा। इतना म्यू बोर्स मैग्नेट लिखना पड़ेगा, लास्ट में मात्रक भी लिख देना, ठीक है बेटा। चलिए क्लीन कर देता हूँ, लिख लो, साइड में हो गया हूँ, नहीं तो कहोगे सर लिखने नहीं दिए आप, लिख लिए। चले आगे बेटा, ओके सर, हाँ चलिए आगे, क्लीन कर दिया, क्लीन हो गया।
अब आगे अगर हम बात करें क्लोज करके, क्या करके बेटा, क्लोज करके अच्छा, मैंगनीज मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर इसकी बात करें, ये मैंगनीज ऑक्साइड में है तो ये परमैंगनेट अवस्था में है, परमैंगनेट अवस्था में है, आयन है, और ऑक्जेलेट आयन के मध्य संपन्न अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है बेटा? आयनिक रूप में लिखना है। क्या क्या हमसे कह रहा है? ऑक्जेलेट आयन और परमैंगनेट आयन, ठीक। अच्छा, इसको संपन्न आयनिक रूप में लिखना है तो कैसे? आयनिक रूप में कह रहा है, मध्य संपन्न अभिक्रिया को, होने वाली अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखना है। अगर हमें आयन बनाना है तो जल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन ये ले जाएगा हाइड्रोजन, तभी तो जल बनेगा, इसके भी ऑक्सीजन को ले जाएगा। ओके ठीक है बेटा, अब क्रिया पहले चेक कर लेते हैं, अब क्रिया सही है कि गलत है। मैंगनीज परमैंगनेट है, परमैंगनेट का एक आयन है, और ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट का 2 आयन है। अच्छा, संपन्न अभिक्रिया कराने के लिए हमें हाइड्रोजन लाना पड़ा। ओके, मतलब ये अभिक्रिया संपन्न करने के लिए हाइड्रोजन लाना पड़ा, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपने से। MnO4 माइनस प्लस हाइड्रोजन हमें कुछ लेना है, प्लस में ऑक्जेलेट C2O5, एक मिनट, मैंने गलत लिखा है क्या ऑक्जेलेट का? C2O4 2 आयन में है, ठीक है बेटा। चेक करते हैं इसको, अगर हम इससे बना दें, मैंगनीज को आयन में रख दें, ठीक है, तो मैंगनीज को हम यहाँ पे कितने आयन में रख दें बेटा? ऑक्सीजन जाएगा यहाँ से। अगर मैंगनीज को 2 आयन भी बैलेंस होने चाहिए, मैंगनीज को 2 प्लस में रख देते हैं, ठीक है, जितने इधर माइनस है उतने उधर प्लस भी होने चाहिए ना, ठीक है बेटा। ओके सर, ओके। अभी तो इधर माइनस कितने हैं बेटा टोटल? अभी इधर 3 है, उधर 2 है। ओके, आयन भी बैलेंस होने चाहिए। अगर आप लोगों ने अपक्रिया को संतुलित करना सीखा होगा तो उसमें आयन भी संतुलित होने चाहिए। तो आयन तो इधर 3 नजर आ रहा है, उधर 2 ही प्लस है, तो अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो 4 हो जाएगा। तो मैंगनीज 2 बढ़ गया, यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा, आयन बैलेंस हो गए हैं। हाँ ठीक है यार, अपक्रिया सही है, अपक्रिया सही है। इसी तरह से अपक्रिया संपन्न होगी, ठीक है ना, जिसमें से देखो जरा क्या हो गया कि जो मैंगनीज है वो आयनिक अवस्था में है। किस अवस्था में है बेटा? आयनिक अवस्था में है, यौगिक नहीं बन रहे हैं, यौगिक नहीं बन रहा है, ये अपक्रिया संपन्न हो जा रही है बिना किसी यौगिक के बने हुए। और यौगिक नहीं बन रहा है तो क्या बनेगा भाई साहब? कोई आयन बनेगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे इसको? जब आप लोग, वो एक चैप्टर है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का एक चैप्टर है, शायद ये कट गया है अब सिलेबस से आपके, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का एक चैप्टर था, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है एनसीईआरटी से कट गया है सिलेबस से, ठीक है बेटा। सीबीएसई बोर्ड में तो है, यूपी बोर्ड में नहीं है, हाँ नहीं है। पर अगर आप लोग आगे अगर प्रिपरेशन करोगे, जैसे मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम, नीट की तैयारी करोगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, तो उन सारे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। जो चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ाए जाने ना, वो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पर मुझे जहाँ तक लगता है बेटा, ये आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई आगे आप लोग और भी तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो पहले से ही आपको बोर्ड एग्जाम में वो चैप्टर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो माने कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक ध्यान दिया जा रहा है, आगे की लाइफ के लिए आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो एक मुझे जहाँ तक लगता है गलत हो रहा है, आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है ना। पर अब हम लोग जब आपके साथ जुड़े हैं, हम लोग आपके साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आगे जब आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेस लॉन्च होंगे, जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे एंट्रेंस एग्जाम की, तब बेटा आप लोगों को उसके लिए भी अवगत कराया जाएगा कि अभी बोर्ड एग्जाम के जो चैप्टर कटे हैं उनको भी हम लोग कुछ टॉपिक हम लोग साथ के साथ लेकर चलेंगे। जैसे चैप्टर में आ गया ना कोई पॉइंट, ठीक है, भले भी वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हो, फिर भी उसमें हम लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा। मतलब ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। क्या है बेटा? ये
प्लस पॉइंट है कि आप लोग आगे की तैयारी को भी लेकर अवेयरनेस पहले हो जाते हो, मतलब अवेयर हो जाते हो। ठीक है बेटा, चलिए लैंथेनाइड का पृथक्करण आसान क्यों नहीं है? कह रहे लैंथेनाइड का पृथक्करण आसान क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, आप लोगों को मैंने लैंथेनाइड संकुचन पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। लैंथेनाइड संकुचन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन मतलब वो किसके कारण होता है? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एक्चुअल में कुछ नहीं होता, बस होता है नाभिकीय आवेश। क्या होता है बेटा? नाभिकीय आवेश होता है। वैसे भी कंट्रैक्शन कुछ चीज नहीं होती है, वही नाभिकीय आवेश, उसी को नाम दे देते हैं लैंथेनाइड आकुंचन, जब लैंथेनाइड सीरीज को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। जब हम लोग किस में आ जाते हैं? 5D वाले श्रेणी में आ जाते हैं, तब वहां से शुरू होता है लैंथेनाइड संकुचन। अच्छा, कह क्या रहा है इसको मैं पढ़ देता हूँ। लैंथेनाइड आकुंचन से परमाणु या आयनिक त्रिज्या में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, अतः परमाणु या आयनिक त्रिज्याओं में आंशिक परिवर्तन से इसका पृथक्करण आसान नहीं है। यानी कि हम सीधे सीधे बात करें, अगर आयन बनाओगे तो आयन धनावेशित हो जाएगा, और धनावेशित हो जाएगा तो और भी आकुंचन हो यानी कि संकुचन हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसका जो इफेक्टिव बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ बेटा समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? लैंथेनाइड श्रेणी में त्रिधनायन का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने से घटता है। कह रहा है कि लैंथेनाइड श्रेणी में त्रिधनायन, अगर 3 धनायन है तो उसका आकार परमाणु, अरे सीधी सी बात है, यहाँ पे लैंथेनाइड आकुंचन है। वही लैंथेनाइड आकुंचन क्या है? सीधी सी बात है, जेड इफेक्टिव है, यानी कि नाभिकीय आवेश है। जिस बंदे ने नहीं पढ़ा वो गद्दारी किया, वो पिछला लेक्चर जाके देख के आए जो मैंने लाइव लिया था फर्स्ट क्लास, जो इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास मैंने लाइव लिया था ना, उसको जाके आप लोग देख के आइएगा। ठीक है बेटा, तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को फिनिश। बाकी अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप जाके कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक, अगर मैं अब लाइव लेकर आऊँगा कोई क्लास, ठीक है ना, जैसे मेरा हेल्थ इशू बनाए, हेल्थ ठीक ठाक रहेगा तो जब मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में, तभी आप लोग पूछ लीजिएगा और मैं उसी वक्त आप लोगों को, भले भी मैं अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए आप लोगों ने आकर क्लास को प्रॉपरली अटेंड किया, ठीक है ना, आप लोगों ने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। इररिलेवेंट क्वेश्चन की हम लोग बात नहीं करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे जो सिलेक्टेड हैं, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, उन्हीं क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए आप लोग करिए अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।